वो जो किसी के साथ पर नहीं अपने हाथ पर भरोसा करते हैं, वो जो गैरों पर नहीं अपने पैरों पर भरोसा करते हैं, वो जिनके पहले कदम ने एक मिसाल कायम की, वो जिनका पहला कदम ही शुरुआत था उस सफर का जो उन्हें बेमिसाल बनाता है। आज अपने इस खास शो में हम आपको ऐसी ही शख्सियतों से मिलवाएंगे जिनकी सोच, जिनकी जिंदगी का सफर उन्हें बेमिसाल बनाता है। नमस्कार, मैं हूं माजिद अंसारी और सभी का बहुत स्वागत है। ये बेमिसाल कहानियां दरअसल मिसाल है समाज के लिए। ये ब्रेकिंग न्यूज नहीं, बल्कि वो न्यूज है जो स्थायी है, सरल है, सादी है और बेमिसाल है। चलिए मिलते हैं इनसे। अजमतों के ताज यूं ही नहीं मिलते, जमाने की नजरों में खुद को उठाना पड़ता है। धमतरी के एसआई पांडे जी को ही देख लीजिए। पूरी जिंदगी पुलिस की नौकरी में गुजार दी, 30 से ज्यादा थानों में ड्यूटी के दौरान मिली जिम्मेदारी निभाई, लेकिन साथ ही निभाते रहे इंसान होने का फर्ज। हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिस किसी को भी देखना कई बार देखना। छत्तीसगढ़ पुलिस के शत्रुघ्न पांडे को ही देख लीजिए। इस खाकी वर्दी वाले ने अब तक की अपनी पूरी जिंदगी खाकी वर्दी के प्रति जिम्मेदारी निभाते हुए गुजारी, लेकिन एक रोज के लिए भी ये प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी नहीं भूले। कितने पेड़ आप रोप चुके हैं जो आज पेड़ बन गए? 1,85,000। आप गिनती रखे हुए हैं? हाँ। कौन से पेड़ इसमें ज्यादा लगाया? बरगद ज्यादा है। बरगद ज्यादा क्यों? बरगद धरती के अंदर वाटर लेवल मेंटेन करता है। आने वाले भविष्य में पानी की बहुत बड़ी समस्या होगी, तो धरती के अंदर पानी नहीं रहेगा तो आदमी मर जाएगा। इसलिए पानी को बचाना है, पर्यावरण को दोनों को बचाना है। इसलिए पानी बचाने के उद्देश्य को लेके बरगद का पेड़ ज्यादा लगाया है। आमतौर पर पुलिस वालों की यह शिकायत रहती है कि काम के बोझ के चलते वो अपने परिवार को समय नहीं दे पाते, फिर और क्या करेंगे। लेकिन धमतरी की इस पुलिस वाले ने कभी किसी से इस बारे में शिकायत नहीं की। पिछले 40 सालों से एसआई शत्रुघ्न पांडे यूं ही अपने धुन में रमे हैं। पांडे जी की पहचान इतनी ही नहीं है। पांडे जी अब तक 17 अनाथ बच्चों को भी पाल पोस कर सही रास्ता दिखा चुके हैं। इतना ही नहीं, आम लोगों की सहूलियत के लिए इन्होंने दर्जनों प्याऊ भी खोले हैं। कई गरीब बच्चों की शिक्षा और उनकी शादी की जिम्मेदारी भी निभाई है। जैसा आयरन मैन होता है वैसे वो वृक्ष मैन है। इतने कम से कम उन्होंने 2.5 लाख 3 लाख पौधे लगाए, और केवल पौधे लगाए ही नहीं, पौधों को लगाने के बाद उन्होंने हर पौधे का देख रेख किया है, और बाकायदा वे पौधों में पानी डालने से लेकर पूरे उसकी अंत तक के पौधे के रखरखाव करते हैं। फिलहाल पांडे जी धमतरी के यातायात पुलिस विभाग में सेवा दे रहे हैं। पिछले 40 सालों से समाज और प्रकृति के निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं। इस वर्दी वाले को खुद इनके विभाग ने अब तक प्रोत्साहित नहीं किया। उम्मीद है पुलिस महकमा अपनी इस गलती को सुधारेगा और धमतरी के ट्री मैन को उनका वाजिब सम्मान मिलेगा। छत्तीसगढ़ के धमतरी से अभिषेक पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। कोरोना संकट ने सबसे ज्यादा नुकसान बच्चों का किया है। देश के ज्यादातर राज्यों में स्कूल अभी भी बंद हैं। शहरों में बच्चे कुछ हद तक ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन सरकारी स्कूलों और गांव के स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई ठप है। लेकिन ऐसे मुश्किल वक्त में कुछ ऐसे भी शिक्षक हैं जो बच्चों के दिल में शिक्षा का अलख जगाए हुए हैं। ऐसे ही एक सुखद तस्वीर झारखंड के आदिवासी बाहुल इलाके घाटशिला से आई है। फर्श पर एक दूसरे से उचित दूरी बनाकर पढ़ रहे इन बच्चों की ये तस्वीरें किसी सरकारी स्कूल की नहीं है, और ना ही ये किसी प्राइवेट स्कूल की है। कोरोना काल में दिल को सुकून देने वाली ये तस्वीरें झारखंड के चाकुलिया ब्लॉक के बागशोल गांव की है, जहां गांव के ही एक जागरूक शख्स चुन्नू मुर्मू ने बच्चों की खातिर
अपने घर को ही स्कूल बना दिया। इस घर में जितने भी कमरे हैं सभी में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। कक्षा 1 से लेकर कक्षा 10 तक के बच्चों के लिए यहाँ पढ़ाई पूरी तरह से निःशुल्क है। ये बागसोल गांव है, इसमें हम लोग का समाज को आगे बढ़ाने का हम लोग आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और मैं एक शिक्षक होने के नाते एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे आपका संस्कृति का भी हम शिक्षा देते हैं हम लोग। धर्मदास मुर्मू आषाढ़ समिति की ओर से चलाए जा रहे इस स्कूल में बच्चे पढ़ाई भी करते हैं, खेलते भी हैं और साथ ही अपनी संस्कृति से जुड़ी अहम बातें भी सीखते हैं। फिलहाल इस वक्त यहाँ पर 120 बच्चे पढ़ रहे हैं, जिन्हें पढ़ाने के लिए बाकायदा 8 शिक्षकों को रखा गया है। यहाँ पढ़ने वाले बच्चों के हौसले बुलंद हैं और वो पढ़ लिख कर जिंदगी में कुछ अच्छा करना चाहते हैं। जी, मैं यहाँ पढ़ाई करने आ रही हूँ क्योंकि मुझे कुछ ज्ञान की ज़रूरत है। अगर मैं ज्ञानी होंगी तो आगे बढ़ पाऊंगी, नहीं तो नहीं बढ़ पाऊंगी। मैं चाहती हूँ मैं पढ़ लिख कर कुछ बनूँ और इस धर्म आश्रम का नाम रोशन करूँ। 9 महीना से पढ़ाई चल रहा है। हम वही 5 महीना के बाद आए हैं यहाँ पढ़ने के लिए। अच्छा ही पढ़ाई चल रहा है। कोरोना संकट के दौरान बच्चों की पढ़ाई को हो रहे नुकसान से उबारने के लिए शुरू की गई इस पहल का फायदा कई गांव के बच्चों को मिल रहा है। पढ़ाई के दौरान बच्चे किसी तरह के संक्रमण की चपेट में ना आ जाए, इसके लिए बच्चों को जागरूक भी किया जा रहा है। पिछड़े कहे जाने वाले गांव में शुरू किए गए इस पहल के लोग खुले दिल से प्रशंसा भी कर रहे हैं। बस मलाल दोपहर के खाने को लेकर है। लेकिन सरकार से भी मैं मांग रखूंगा, जो मिड डे मील का इन लोगों का व्यवस्था नहीं हो पा रहा है, 10:30 बजे से लेकर के आपका 4 बजे तक जो पढ़ाया जा रहा है उसमें बच्चों लोगों को उचित जो पोषाहार नहीं मिल पा रहा है। मैं सरकार से मांग करूंगा, प्रशासन से भी ध्यान आकृष्ट कराऊंगा कि वो लोगों को मिड डे मील का अगर व्यवस्था यहाँ कराएंगे तो बच्चों और भी अच्छी तरह से अच्छे ढंग से वो लोग पढ़ाई कर पाएंगे। जाहिर है कोरोना वायरस की वजह से पूरी व्यवस्था पर बुरा असर पड़ा है। स्कूल भी अपवाद नहीं है। ऐसे में जरूरत है हर स्तर पर सुधार की। हाँ, राहत की बात यह है कि घाटशिला से आई ये तस्वीर देखकर कहा जा सकता है कि सुधार की शुरुआत हो चुकी है। घाटशिला से प्रभंजन कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। जहां चाह वहां राह। तमिलनाडु के कोयम्बटूर के रहने वाले जवाहर पर यह बात बिल्कुल सटीक बैठती है, जिन्होंने 6 घंटे में 44.8 किलोमीटर पैदल चलकर विश्व कीर्तिमान बनाया है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में 40 साल के जवाहर ने नया विश्व कीर्तिमान बनाया है। उन्होंने अपने जन्मदिन और पिता की पुण्यतिथि को यादगार बनाने के लिए पैदल सफर किया है और मात्र 6 घंटे में 50,362 कदमों के जरिए 44.800 किलोमीटर पैदल नाप दिया। उन्होंने व्यक्तिगत पुरुष श्रेणी में ये नया कीर्तिमान स्थापित किया है। The motive for me to take up walking and this particular record and this particular day, bring an awareness towards walking itself, because I believe and I have personally experienced that walking and gentle running or jogging itself, they are fantastic stress busters. जवाहर का इरादा अभी यहीं नहीं रुकने वाला है। अब वे 1 लाख कदम चलकर ज्यादा से ज्यादा दूरी तय करने पर काम कर रहे हैं, जिससे आने वाले समय में ये भी एक रिकॉर्ड बन जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। अजीब दस्तूर है कुदरत का। सूखी टहनियां लोहे सी सख्त होती हैं, लेकिन अक्सर झुका नजर आता है वो दरख्त जिस पर कुदरत मेहरबान होता है। ठीक वैसे ही आज लंदन की एक नामी यूनिवर्सिटी HPU के प्रोफेसर महावीर के सामने नतमस्तक है। ये सादगी आपको हैरत में डाल सकती है। इनकी कामयाबी आपको अचंभित कर सकती है।
क्योंकि अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने रैंकिंग के आधार पर दुनिया के जो टॉप 2% वैज्ञानिकों के नाम का ऐलान किया है, उसमें हिमाचल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर महावीर का नाम भी शामिल है। प्रोफेसर महावीर का नाम मेडिसिन के क्षेत्र में इम्यूनोलॉजी में उनके रिसर्च वर्क, उनकी गुणवत्ता और कार्य क्षेत्र के आधार पर शामिल किया गया है। ये अवेलेबल हो जाएगी कुछ चुनिंदा वैक्सीन, चुनिंदा वो भी लोगों को मिल पाएगी। अब लोगों के लिए अब ये तो सरकार को देखना है कि क्या उनकी प्रायोरिटीज रहेगी। तो कोविड को लड़ने के लिए तो आज की डेट में तो यही है कि इसकी दवाई तो है नहीं है। प्रोफेसर महावीर सिंह दुनिया के उन चंद नैनो साइंटिस्ट में शामिल हैं जो इम्यूनोलॉजी के क्षेत्र में पिछले 10 से 12 सालों से रिसर्च कर रहे हैं। इस क्षेत्र में बेहतरीन काम करने के लिए ही प्रोफेसर महावीर का नाम स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने दुनिया के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों में शुमार किया है। प्रोफेसर महावीर का रिसर्च मैग्नेटिक नैनो टेक्नोलॉजी पर केंद्रित है। प्रोफेसर महावीर का कहना है कि ये टेक्नोलॉजी नैनो टेक्नोलॉजी की तुलना में इको फ्रेंडली है और बायोडिग्रेडेबल है। इसके जरिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई तरह की बीमारियों के इलाज ढूंढे जा सकते हैं। प्रोफेसर महावीर का दावा है कि मैग्नेटिक नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से कैंसर का इलाज भी किया जा सकता है, वो भी बिना कीमोथेरेपी और साइड इफेक्ट के। प्रोफेसर महावीर के मुताबिक शरीर की ज्यादातर बीमारियों की वजह इम्यून सिस्टम है और मैग्नेटिक नैनो टेक्नोलॉजी इम्यून सिस्टम को आसानी से दुरुस्त कर सकता है। जाहिर तौर पर प्रोफेसर महावीर के दावे में दम है, जिस पर अब लंदन की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी भी मुहर लगा रही है। शिमला से रणवीर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। जम्मू कश्मीर के राजौरी में महिलाएं खुद सशक्तिकरण का रास्ता चुन रही हैं। घाटी में सरकार की मदद और योजनाएं पहुंचने के बाद उनकी जिंदगी में भी बदलाव आया है। तस्वीरों में देखिए एकजुट होकर किस तरह ये महिलाएं सिलाई, बुनाई और कढ़ाई कर रही हैं। एक वक्त था जब इन महिलाओं के हाथों में ये हुनर नहीं आया था, लेकिन आज ऐसा नहीं है। ये खुद को इतनी काबिल बना चुकी हैं कि कहीं भी रोजी रोटी कमा सकती हैं। सरकार के सेंटर खुलने से इनकी जिंदगी में ये बदलाव आया है और हमें बहुत खुशी हुई है। यहाँ सेंटर आया है, हम कढ़ाई कर रहे हैं, कंबल निकाल रहे हैं, कपड़ा पशम सब कुछ मिल रहा है हमें गाड़ी भी दूर थी, स्कूल नहीं जा सकते थे, घर में बेकार बैठे थे, तो हमें यहाँ सेंटर आया तो खुशी है। राजौरी के मंजाकोट क्षेत्र में सेंटर खुलने से इन महिलाओं को सिलाई कढ़ाई सीखने का मौका मिला। हालांकि इनके लिए ये इतना आसान नहीं था। घंटों पैदल सफर करके ये महिलाएं इस इलाके की अलग अलग जगहों से आती हैं। हालांकि तमाम परेशानियों के बावजूद वो खुश हैं। हमें डिपार्टमेंट से सब कुछ मिल रहा है, कंबल भी मिलते हैं और धागा भी मिलता है और हमें स्टेपन भी मिल रहा है, जांच भी हम सीख रहे हैं। तो गवर्नमेंट हमारे लिए बहुत कुछ सोचा, हम भी काम कर रहे हैं सब। कश्मीर में महिलाएं सिर्फ घर के कामकाज तक ही सीमित नहीं रह गई हैं, बल्कि खुद को सबल बनाने के लिए तमाम उपाय कर रही हैं। राजौरी में भी यही देखने को मिला, जहां महिलाएं हुनरमंद बनकर खुद को सशक्त कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। शानदार ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वो मुसीबत में हार गई होती तो कोरोना से उपजे संकट के दौरान ही टूट चुकी होती, लेकिन आज उनके लिए सम्मानों का तांता लगा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं बिहार के गया की उन महिलाओं की जिन्होंने कमजोरी को ताकत बना मुसीबतों को मात दे दी। हाथ के लकीरों की मोहताज नहीं होती किस्मत, किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। बस जिंदगी को एक सुनहरा मोड़ देने वाली सोच और लगन होनी चाहिए। जी हाँ, बिहार के गया की रहने वाली पुष्पा शर्मा को ही देख लीजिए। जब दुनिया कोरोना से उपजे मुसीबतों से घबराकर हाय तौबा कर रही थी,
उस दौरान अपनी गृहस्थी की गाड़ी को बेपटरी होने से बचाने की खातिर ये एक नए अनजान रास्ते पर चलने का जोखिम माप तौल रही थी। और जैसे ही इन्हें लगा कि मेहनत के दम पर घर के कमरों में मशरूम की खेती की जा सकती है, इन्होंने नए सफर की बेधड़क शुरुआत कर दी। हम अपने घर में मशरूम का खेती शुरू किए हैं। 2 कमरा है और उसी में शुरू किए हैं। लॉकडाउन के वजह से रेंटर नहीं आ रहा था, 1 साल से खाली था। बच्चे भी बाहर पढ़ते हैं, वो लोग भी आ गए हैं। उन्हीं लोग के सहयोग से एक सामर्थ कंपनी है, उसी के माध्यम से हम लोग को सहयोग मिला है, उसी से कर रहे हैं। दरअसल लॉकडाउन ने लाखों करोड़ों परिवार की तरह गया की रहने वाली पुष्पा शर्मा को भी आर्थिक रूप से तोड़ कर रख दिया था। किराएदारों से मिले जिन पैसों से इनके घर का खर्चा चलता था, मकान खाली हो जाने से इनकी वो आय भी खत्म हो गई। लेकिन इन मुश्किल हालातों में भी पुष्पा शर्मा ने हार नहीं मानी। उन्होंने गया में मशरूम की खेती करने में सहयोग करने वाली एक संस्था समर्थ को संपर्क किया और खाली पड़े कमरों में इन्होंने अपने बच्चों की मदद से मशरूम की खेती करनी शुरू कर दी। हालांकि इसमें दो राय नहीं है कि लोगों को जागरूक करने का श्रेय समर्थ संस्था को भी जाता है, जिन्होंने लोगों को मशरूम की खेती से जुड़ी तमाम तरह की जानकारी और मदद मुहैया कराई। महिलाओं का जो इनकम होता था वो रेंट से ही होता है और उनका जो एक्सपेंस है, जो खर्चा है, वो तो सेम रहा और एक जगह एक्चुअली बढ़ गया और इनकम करीब करीब खत्म हो गया। तो हमने बोला कि अगर आपके पास वो रूम है तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है जहां पर आप मशरूम का खेती कीजिए और जो पैसा आपको रेंट से आ रहा था उससे ज्यादा आपको मशरूम से आ सकता है। कल तक किराएदारों के भरोसे रहने वाले मकान मालिकों की ये नई पहल निश्चित तौर पर उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता देगी। साथ ही ये उन लोगों के लिए भी सबक है जो हालात के भंवर में फंसने के दौरान हाथ पांव मारने के बजाय खुद को किस्मत के भरोसे छोड़ देते हैं। गया से एलन लिली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। समय और परिस्थिति किसे अपराधी बना दे, किसे महात्मा कहा नहीं जा सकता, पर यह पहली बार है कि एक राज्य की जेल से एक ऐसी पहल हुई है जो समाज को एक नई दिशा दे सकती है। इन तस्वीरों को देखिए। क्या इसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के जेल में बंद सजा याफ्ता कैदियों की है? क्या इन तस्वीरों से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि पढ़ाने लिखाने का ये अंदाज हत्या, बलात्कार, मारपीट और छेड़खानी जैसे अपराधों की सजा पाए किसी खतरनाक अपराधी का है? जाहिर है आपका जवाब होगा नहीं। लेकिन सच यही है कि इन दिनों उत्तर प्रदेश की जेलों में बंद कई खतरनाक अपराधी जेल में बंद अपने दूसरे साथियों को साक्षर बनाने में जुटे हैं। जिस कैदी की जैसी योग्यता है वो अपनी क्षमता और कौशल के मुताबिक जेल में बंद अपने दूसरे साथियों को पढ़ा रहा है। कुल मिला के जो शिक्षित बंदी हैं वो जेल की व्यवस्था में एक अपेक्षित सुधार और आमूलचूल परिवर्तन भी कई बंदियों के हस्तक्षेप से हुआ है। दरअसल यूपी की जेलों में इस वक्त करीब 1,12,000 कैदी बंद हैं, जिनमें करीब 10% कैदी ही पेशेवर अपराधी हैं, जबकि बाकी दूसरे कैदी हत्या, दहेज हत्या, बलात्कार, मारपीट, छेड़खानी और धोखाधड़ी जैसे मामलों में जेल में बंद हैं। इन कैदियों में 11,711 कैदी उच्च शिक्षा प्राप्त हैं, जबकि 8,151 कैदी ग्रेजुएट और 2,635 कैदी पोस्ट ग्रेजुएट। वहीं 925 कैदी तकनीकी शिक्षा प्राप्त इंजीनियर हैं। लिहाजा इन कैदियों की योग्यता को देखते हुए उत्तर प्रदेश की जेलों में बंद बाकी कैदियों को शिक्षित करने के लिए एक विशेष शिक्षण प्रशिक्षण अभियान चलाने का फैसला लिया गया। बंदियों को हमारा जेल तंत्र के अधिकारी कर्मचारी मोटिवेट करते हैं और बंदी भी स्पेशली जो सजा याफ्ता है, जो लंबे समय के लिए जेल में आते हैं, तो उनमें ये बात आ जाती है कि इसमें जेल की व्यवस्था में कुछ सुधार करें, बंदियों को ज्ञान अर्जित करें। जेल में कैदियों के लिए कैदियों की मदद से चलाए जा रहे इस अभियान से
काफी मदद भी मिल रही है। कई कैदियों ने तो अच्छे नंबरों के साथ हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन जैसी परीक्षाएं भी पास कर ली हैं। इतना ही नहीं, जेल से छूटने के बाद कई कैदियों ने तो जेल में मिली शिक्षा और प्रशिक्षण की बदौलत रोजगार भी हासिल कर लिया है। अपनी पढ़ाई भी जारी रखूंगा। मेरे माँ बाप बचपन से नहीं थे, इसलिए मैं अपने घर पे पढ़ नहीं पाया। जेल से मैं आज 10वीं क्लास पास कर ली है मैंने। जेल के अंदर आ रहा ये बदलाव निश्चित तौर पर बाहर एक सभ्य समाज के निर्माण में भी अहम भूमिका निभाएगा। उम्मीद है उत्तर प्रदेश की जेलों में शुरू हुई ये सुखद पहल समाज को बदलने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। लखनऊ से राजीव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 18। कोरोना ने हर किसी के जीवन पर कुछ न कुछ असर जरूर डाला है। मिलिए फरीदाबाद की निशा से, जिनके पति कोविड पॉजिटिव हुए तो बदल गई निशा की जिंदगी और वो उस मिशन पर लग गईं जिससे कि किसी कोविड पॉजिटिव इंसान को वैसी दिक्कतों से दो चार ना होना पड़े जिनसे कि निशा और उनके परिवार का सामना हुआ था। ये महज एक कोशिश है कोरोना को मात देने की, कोशिश है बेगानों को अपना बनाने की, कोशिश है मजबूरों तक मदद पहुंचाने की, ताकि कोरोना के खौफ में कोई अकेला ना रह जाए। और इसी शानदार कोशिश में जुटी हैं निशा चोपड़ा। मेरे हस्बैंड कोविड पॉजिटिव हुए थे, तो हमें राशनिंग के लिए फल फ्रूट सब्जियां कई तरह की समस्याएं आई थी। उस टाइम मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि जो मेरी फैमिली ने फेस किया वो मैं मेरे नेबर्स को या मेरी सोसाइटी को या मेरे सेक्टर को फेस नहीं करने दूंगी। कोविड ड्राइव ग्रुप के वजूद में आने के पीछे भी वही मुसीबतें हैं जिसका सामना इस ग्रुप की संचालिका निशा चोपड़ा को उस वक्त करना पड़ा जब उनके पति को कोरोना हुआ और उनके परिवार को कुछ वक्त के लिए होम क्वारंटीन होना पड़ा। उसी दौरान निशा ने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, उन्हें जिस तरह की तकलीफों का सामना करना पड़ा है वो किसी और को वो तकलीफें नहीं झेलने देंगी। और इस तरह निशा ने अपने दम पर एक पहल शुरू की जिसे नाम दिया गया कोविड ड्राइव। आज निशा के अकेले दम पर शुरू किए गए इस सफर में अब कई साथी हैं और सबकी बस एक ही कोशिश है कि ये कारवां अपनी मंजिल की तरफ यूं ही आगे बढ़ता रहे। फरीदाबाद से रचना, न्यूज़ 18 नेटवर्क।